प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक नई टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो बिना देर किए हम इस टॉपिक के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोडेड हो तो आपको टाइमली उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या गिवन है। एट अ कैफे रामा बॉट ड्रिंक्स फॉर 7 फ्रेंड्स एट 240, यानी कि उसने 7 कप ऑर्डर किए और टोटल खर्च आया 240 का। अब इस 7 कप में से कुछ कप कॉफी के थे और कुछ कप ब्लैक टी के थे। एक कप कॉफी 40 की और एक कप ब्लैक टी 30 की आती है। हमें पता लगाना है कि इन 7 में से कितने कप चाय के और कितने कॉफी के थे। तो ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 7 में से एक कप चाय के थे, तो बचे हुए 7 माइनस एक कप कॉफी के हो गए। अब क्योंकि एक कप चाय 30 रुपए की आती है, तो चाय पे होने वाला टोटल खर्च होगा A इंटू 30। उसी तरह एक कप कॉफी आती है 40 की, तो अगर तुमने 7 माइनस ए कप ऑर्डर किए हैं कॉफी के, और अगर एक कप 40 की आती है तो उतने सारे कप की कीमत के लिए उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे। टोटल कॉस्ट 240 है, यानी कि ये इक्वेशन यहाँ पे बनी ना 30A प्लस 40 इंटू 7 यानी कि 280, 40 इंटू माइनस ए यानी कि माइनस 40A इज इक्वल टू 240। तो अब देखो 240 को इधर लाके माइनस कर दो, तो इधर बचा 40 और ये 40A उधर जाके प्लस हो गया, और ये 30A इधर से ले जाके माइनस कर दो। तो 10A इज इक्वल टू 40, ए की वैल्यू आ गई 4, यानी कि 7 में से 4 कप चाय के थे, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है 2 बिस्किट्स 1 चॉकलेट कॉस्ट 69, 2 चॉकलेट्स 3 कप्स ऑफ कॉफी कॉस्ट 127, 3 बिस्किट्स 4 चॉकलेट्स एंड 2 कप्स ऑफ कॉफी कॉस्ट 229। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बिस्किट 5 चॉकलेट एंड 5 कॉफी। तो अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, बिस्किट, चॉकलेट और कॉफी। तो ऐसा करते हैं, एक बिस्किट की कीमत को B से डिनोट करेंगे, एक चॉकलेट की कीमत को C से, और कॉफी की एक कप कॉफी की कीमत को K से। तो ये देखो, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है 2 बिस्किट 1 चॉकलेट की टोटल कॉस्ट है 69। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से शुरू है, 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की टोटल कॉस्ट है 127। और तीसरी इंफॉर्मेशन है 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी के टोटल कॉस्ट है 229। हमें कैलकुलेट क्या करना है, 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी के। तो देखो बच्चों, 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम, B, C और K, और हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है। यानी अगर हम सही से इसे हैंडल करें तो तीनों वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू निकाल पाएंगे, B की अलग, C की अलग और K की अलग। तो पहले वही कर लेते हैं, जब अलग अलग वैल्यू आ जाएगी तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो कि वैसे तो 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम, B, C और K, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो तीसरी इक्वेशन है ना, जिसमें अभी तो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको दोबारा ऐसे लिखें कि ये इक्वेशन सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में हम लिख पाए। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। तो पहली इक्वेशन से 2B प्लस C को 69 बताया गया है। दूसरी इक्वेशन में 2C प्लस 3K इज इक्वल टू 127। पहले और दूसरे इक्वेशन में कॉमन वेरिएबल है C, तो हम C के टर्म्स में ही थर्ड इक्वेशन को लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। C के टर्म्स में कैसे, तो पहली इक्वेशन के थ्रू अगर हम B को C के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा कि B इज इक्वल टू 69 माइनस C अपॉन 2। उसी तरह दूसरी इक्वेशन की मदद से अगर तुम K को C के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो तुम्हें लिखना होगा कि 127 माइनस 2C बाई 3। तो अब तीसरी इक्वेशन में B और K की वैल्यू C के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3B में B को सब्स्टिट्यूट करके लिख दो,
69 माइनस सी अपॉन 2। उसी तरह 4c में तो c पहले से है तो 4c को कुछ मत करो। 2k, अब k को सब्सटीट्यूट कर दो। 127 माइनस 2c अपॉन 3 और इसकी वैल्यू 229 है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने अभी जो इक्वेशन लिखी है उसमें एक सिंगल वेरिएबल है c। तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। तो ये हो गया 621 माइनस 9c प्लस 24c प्लस 508 माइनस 8c अपॉन 6 इज इक्वल टू 229। तो इसको अगर रिजॉल्व करके लिखता हूं तो ये आ गया 621 माइनस 9c प्लस 24c प्लस 508 माइनस 8c अपॉन 6 इज इक्वल टू 229। तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। 621 प्लस 508 यानी कि ये हो गया 1129। अब c वाले टर्म्स को देखो, माइनस 9c प्लस 24c यानी कि 15c, 15c माइनस 8c यानी कि 7c। 229 इंटू 6, तो 229 इंटू 6 की वैल्यू आती है 1374, यानी कि यहाँ से 7c की वैल्यू हो गई 1374 माइनस 1129। तो ये हो गया 7c इज इक्वल टू 245, यानी कि c इज इक्वल टू 245 बाई 7 विच इज इक्वल टू 35। तो देखो c की वैल्यू तो साफ साफ आ गई 35। अब इसी c की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं b में। तो b है 69 माइनस सी बाई 2, यानी कि c अगर 35 है तो 69 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 34 बाई 2 यानी कि 17। तो b की वैल्यू आ गई 17। अब k की भी आ जाएगी। k है 127 माइनस 2c, अगर c 35 है तो 127 माइनस 70 बाई 3, 57 बाई 3 यानी कि 19। तो देखो c की वैल्यू 35 आते ही सब्सटीट्यूशन के बेसिस पे b की वैल्यू 17 और k की वैल्यू 19 आ गई है। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5 बिस्किट, 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कीमत यानी 5b प्लस 5c प्लस 5k की वैल्यू पूछी गई है। 5 कॉमन ले लो तो b प्लस c प्लस k की वैल्यू। अब यहां से सब्सटीट्यूट कर दो। b 35 है, सॉरी b 17 है, c 35 है और k 19 है। तो 5 इंटू इन सबको ऐड करो, 17, 35 और 19, इनका सम आ गया 71। तो 5 इंटू 71 यानी कि 355। तो ऑप्शन 4 सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि राम ने 100 रुपीज पे किए हैं पी को, और पे करने के लिए 3 तरह के कॉइन्स का यूज किया है, 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 1 रुपए वाले। टोटल उसने 40 कॉइन्स दिए हैं और हमें पता लगाना है कि इन 40 में से कितने कॉइन्स 5 रुपए के थे। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 5 रुपए के ए कॉइन्स, 2 रुपए के बी कॉइन्स और 1 रुपए के सी कॉइन्स का यूज किया गया है। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 40 है और इन कॉइन्स की 40 कॉइन की टोटल वैल्यू 100 रुपए है, यानी ए कॉइन्स हर कॉइन 5 रुपए का है तो वैल्यू हो गई 5a। बी कॉइन्स हर कॉइन 2 रुपए का है तो उन कॉइन्स की वैल्यू 2b। सी कॉइन्स हर कॉइन 1-1 रुपए का है तो 1 इंटू सी यानी कि c इज इक्वल टू 100। हमसे ये पता लगाने के लिए कहा गया कि 5 रुपए के कितने कॉइन्स, यानी ए की वैल्यू पता लगाने के लिए कहा गया है। अब देखो वेरिएबल 3-3 है जबकि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक है, तो मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या अप्रोच ले सकते हैं। हम क्यों ना ऑप्शन की हेल्प ले लें। तो पहला ऑप्शन 17, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? अगर तुम ये मान लो कि 40 में से 17 सिक्के 5 रुपए के थे तो 17 5 85 रुपए तो ऐसे ही पूरे हो गए। 40 में से 17 सिक्कों से ही 85 रुपए पूरे हो गए, तो बचे हुए 23 सिक्के कम से कम 1 रुपए के तो होंगे। तो बचे हुए 23 सिक्कों की वैल्यू कम से कम 23 रुपए तो होगी। तो 85 में अगर 23 ऐड करोगे तो 100 को एक्सीड कर जाओगे,
यानी कि 17 कॉइन्स पॉसिबल ही नहीं है, वो हमारे सम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे 17 फेल हो गया, वैसे ही 17 से बड़ा नंबर है 18, तो 18 भी तो फेल हो जाएगा। 18 कैसे फेल हो जाएगा? अगर तुम ये मान लो कि 40 में से 18 सिक्के 5 रुपए के थे, तो 18 सिक्कों से ही 90 रुपए पूरे हो गए, तो बचे हुए 22 सिक्के, क्या बचे हुए 22 सिक्कों की कीमत सिर्फ 10 रुपए होगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, सिक्के कम से कम 1 रुपए के हैं। तो फिर से सम 100 एक्सीड कर जाता है, तो 17 फेल हो गया, 18 फेल हो गया। एक बार 16 और 13 को भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर पहले मैं 16 को ट्राई करूं, तो 40 में से अगर 16 कॉइन्स सारे के सारे अगर 5 रुपए के थे, तो 80 रुपए तो इधर से ही बन गए। तो बाकी के 24 कॉइन्स कम से कम 24 रुपए के तो होंगे, 1-1 रुपए के तो होंगे। तो 80 और 24 को जोड़ोगे तो 100 को एक्सीड कर जाते हो, एक्सीड 100, यानी कि 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो यही चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, 13 सही जवाब है हमारा। अब एक बार 13 को वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई करके देख लो। तो अगर 40 में से 13 सिक्के 5 रुपए के होंगे, यानी 65 रुपए तो इन 13 सिक्कों से ही बन गए, तो बाकी बचे 27 सिक्के, यानी कि B प्लस C 27 कॉइन्स, और उन कॉइन से जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 35, तो 2B प्लस C इज इक्वल टू 35। क्या B और C का कोई सेंसिबल आंसर आता है? देख लेते हैं, एकदम आ रहा है। नीचे वाले इक्वेशन में अगर ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर दो तो B की वैल्यू 8 आ गई। अगर B की वैल्यू 8 आ गई तो 8 प्लस C इज इक्वल टू 27, यानी कि C की वैल्यू 19 आ गई, तो आंसर तो आ गया। वैसे भी हम पहले ही समझ गए थे कि अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही होना चाहिए ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके सामने कोई रख दे, यानी कि कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और ये कांस्टेंट टर्म है c1, दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन a1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर तुम ये नोटिस कर लो कि a1 a2 की रेशियो b1 b2 की रेशियो जैसी ही है और सेम c1 c2 की रेशियो है, तब तुम ये कहते हो कि ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर तुम ये नोट कर लो कि a1 a2 की रेशियो b1 b2 से तो मैच कर रही है, लेकिन वो रेशियो c1 c2 से मैच नहीं कर रही, तब हम ये क्लेम करते हैं कि ये जो दो इक्वेशन एक साथ हम सॉल्व करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट की रेशियो देख के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने जा रहे हैं या सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ये पहले ही बताया जा सकता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर a1 a2 की कोएफिशिएंट्स की रेशियो b1 b2 से मैच करे और c1 c2 चाहे मैच करे ना करे, यानी कि सिर्फ इतनी सी बात अगर सच हो जाए कि a1 a2 की रेशियो b1 b2 से मैच कर रही है, तो ये जो दो इक्वेशन होते हैं इनको पैरेलल इक्वेशन भी कहा जाता है। c1 c2 की रेशियो मैच करे चाहे ना करे, अगर पहली और दूसरी रेशियो मैच कर गई है तो वो जो दो लाइन होंगे ना उनको पैरेलल कहा जाएगा। तो प्लीज एक बार स्क्रीन पॉज करके ये फंडा एब्जॉर्व कर लो, याद कर लो अच्छे से, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में रेफरेंस इक्वेशन यहां पे दे रखी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। तो अगर तुम ऑप्शन को देखोगे तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट को देखो, यहां का कोएफिशिएंट 7 है, यहां का कोएफिशिएंट 5 है। तो नो सॉल्यूशन कब बोलोगे? जब पहले x के दोनों कोएफिशिएंट की रेशियो y के दोनों कोएफिशिएंट की रेशियो से मैच करे, लेकिन कांस्टेंट में मैचिंग ना हो। तो यहाँ तो रेशियो ही मैच नहीं कर रही है, एक जगह रेशियो 7/5, दूसरी जगह 5/7 आ रही है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, x का कोएफिशिएंट 10 है, y का कोएफिशिएंट 14 है,
यानी यहाँ तो कोएफिशिएंट की रेशियो मैच कर गई। अब कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट की रेशियो है 16, तो 5/10 की रेशियो, 7/14 की रेशियो, 18/16 की रेशियो, ये तीनों रेशियो मैच कर गई। तो तीनों रेशियो मैच कर जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना, जबकि यहां लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी भी सही जवाब नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 7 है, जबकि कांस्टेंट को उधर ले जाओगे तो 16। देखो अब हो गई ना गड़बड़, x के कोएफिशिएंट की रेशियो 1 है, y के कोएफिशिएंट की रेशियो 1 है, यानी x और y के कोएफिशिएंट की रेशियो मैच कर गई, जबकि कांस्टेंट की रेशियो 1/2 है, तो यहाँ पे मिस मैच हो गया। तो इसी सिचुएशन में हम कह पाएंगे ना कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर ये जो दो इक्वेशन दे रखे हैं इनके बारे में क्लेम किया गया है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फंडा अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होगा ना जब x के कोएफिशिएंट की रेशियो, y के कोएफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट की रेशियो मैच कर रही हो। यानी x के कोएफिशिएंट है 2 और 8, तो रेशियो है 1/4। वही रेशियो आगे 1/b में देखने को मिलनी चाहिए, वही रेशियो a/12 में देखने को मिलनी चाहिए। तो इन दोनों पे फोकस करने से समझ में आ जाता है कि b की वैल्यू 4 है। अच्छा, अब a कैसे निकालोगे, तो 1/4 इज इक्वल टू a/12, यानी कि a इज इक्वल टू, ये 12 इधर भेज दो, 12/4 यानी कि 3। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 है। हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 4 यानी कि 7। तो ऑप्शन 4 सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है और लिखा हुआ है कि ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल है। तो अभी मैंने आपको पैरेलल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये पहली इक्वेशन को मैंने ठीक से लिखा, उसी तरह दूसरी इक्वेशन को लिख रहा हूं। तो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट k-2 है, y का कोएफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट टर्म उधर गया तो 5। तो पैरेलल होने के लिए कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, हमें बस ये इंश्योर करना होता है कि x के कोएफिशिएंट की रेशियो और y के कोएफिशिएंट की रेशियो सेम होनी चाहिए, यानी कि 4/k-2 और k-2/9 इक्वल होने चाहिए। अब 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 36, k-2 को उधर ले जाओ तो k-2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी k-2 का स्क्वायर अगर 36 है तो k-2 +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अगर k-2 को -6 मानते हो तो k की वैल्यू -4 आती है, इसलिए ये वाला केस तो हम नहीं लेंगे, तो k-2 +6 ही होता होगा। तो इस बेसिस पे k की वैल्यू 6 + 2 यानी कि 8 आ रही है। तो कंफर्म है हम कि k की वैल्यू 8 ही लेंगे, निगेटिव तो नहीं ले सकते, मना किया है इसने। अब हमें निकालना क्या है, k² + 6। तो k अगर 8 है तो 8² + 6 यानी कि 64 + 6, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 70, ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रवि और कविता के पास कुछ मार्बल्स थे। कविता के पास रवि के कंपैरिजन में 12 एक्स्ट्रा मार्बल्स थे। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं, रवि और कविता। तो रवि के पास अगर a मार्बल्स मान लो तो कविता के पास a + 12 मार्बल्स हैं स्टार्टिंग में। अब देखो आगे लिखा हुआ है इफ, यानी हाइपोथेटिकल। जो डेटा था वो तो गिवन है, अब हाइपोथेटिकल कि अगर दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा मार्बल होते, यानी कि रवि के पास a + 1 होते और कविता के पास a + 12 + 1 यानी कि a + 13 मार्बल होते, तब हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता कि 3 times the number of marbles कविता have, 3 times the number of marbles कविता have मतलब 3 times of a + 13 would then have been equal to, यानी ये जो आंसर आता वो बराबर होता, किसके बराबर होता, इक्वल टू 4 times the number of marbles रवि would have then। यानी बदले हुए सिनेरियो में रवि के पास a + 1 मार्बल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 × a + 13
4 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 जितना होता, तो इसको इक्वेशन बना लिया है हमने 3a प्लस 39 इज इक्वल टू 4a प्लस 4। 3a को उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर दो तो उधर सिर्फ a बचेगा, 4 को इधर लाके माइनस कर दो 39 में से तो 35 बचेगा, तो a की वैल्यू आ गई 35। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कविता के पास एक्चुअली कितने मार्बल्स हैं, तो कविता के पास एक्चुअली तो a प्लस 12 मार्बल्स हैं, यानी a अगर 35 है तो 35 प्लस 12 यानी कि 47 मार्बल्स है, तो ऑप्शन 3 सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 2 years ईच इज 90 years, यानी 6 बच्चों की एज, वो 6 बच्चे 2-2 साल के गैप पे पैदा हुए, यानी सबसे छोटे बच्चे की एज अगर a है तो उसके बाद वाले की उम्र 2 साल बड़ी है, तो a प्लस 2 उससे जो बड़ा है वो और 2 जोड़ दो, तो 2-2 जोड़ते जाओ तो सबकी एज समझ में आती जाएगी। तो बच्चे कितने हैं, तो 6, तो पहले सबसे छोटा वाला a, उसके बाद a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10, इन 6 बच्चों की एज का सम 90 बताया गया है, तो इसको जोड़ोगे तो a तो 6 बार लिखा हुआ है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, यानी 6a प्लस 30 की वैल्यू 90 बताई गई है, यानी 6a 30 उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो 60 हो जाता है, यानी a की वैल्यू है 10। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़े बच्चे की एज बता दो, तो सबसे बड़ा बच्चा तो a प्लस 10 ईयर्स का है, a की वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 प्लस 10 यानी कि इसका सही जवाब हो गया कि सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड की एज 20 ईयर्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक गार्डन में ओरिजिनली 6 डेजी के पौधे और 26 जैस्मिन के पौधे लगे हुए हैं पहले से, यानी डेजी जैस्मिन, तो डेजी के 6 पौधे और जैस्मिन के 26 पौधे लगे हुए हैं। अब देखो क्या गिवन है, लिखा हुआ है डेजी के पौधों के बारे में लिखा हुआ है कि अगले साल से गार्डनर हर साल 3 नए पौधे ऐड करेगा डेजी के, यानी कि +3 होगा इधर, जबकि जैस्मिन के पौधों के बारे में लिखा है कि हर साल 2-2 पौधे कम होते जा रहे हैं, यानी डेजी के पौधे अभी तो 6 हैं, बढ़ते ही जाएंगे, जबकि जैस्मिन के पौधे अभी तो 26 हैं, घटते ही जाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने सालों के बाद डेजी और जैस्मिन के पौधे बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि ऐसा होने में n ईयर्स का वक्त लग जाएगा, यानी अगर हर साल 3 ऐड होते हैं डेजी के पौधे तो अगले n ईयर्स में 3n आके ऐड हो जाएंगे, यानी कि तब डेजी के टोटल पौधे 6 + 3n हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन में हर साल 2 पौधे सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगले n ईयर्स में -2n हो जाएंगे, यानी कि उतना सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर सच में ये दोनों बराबर हो गए होंगे तो मैंने इक्वेशन बना दी कि किसी ना किसी n के लिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, वही n हमें पता लगाना है। तो अब सॉल्व कर लो इसको, 2n को इधर ले आओ, 3n के साथ ऐड हो जाएगा, 6 को उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर दो 26 में, तो 5n = 20, यानी कि n = 20/5 यानी कि 4। तो ये हमारा सही जवाब। तो आई होप बच्चों आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आगे भी हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब आपके सामने लेके आएंगे। तो आपका एक ही काम है कि आप हमारे साथ बने रहो पूरी सिंसियरिटी के साथ। और प्लीज प्लीज एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे हम और आप रेगुलरली मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, मिलता हूं आपसे मैं अगली वीडियो में।